हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समाधान स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 38वीं BPSC से लेकर 66 BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि 38 BPSC से 66वीं BPSC में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी विषय को हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास इस वीडियो में समाप्त करूंगी। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सभी BPSC के पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, BPSC के इतिहास विषय में हम 3 वीडियो में समाप्त करेंगे, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास एक वीडियो में, मध्यकालीन भारत का इतिहास दूसरे वीडियो में और आधुनिक भारत का इतिहास तीसरे वीडियो में हम समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्राचीन भारत के इतिहास में कुल 116 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। देखिए फ्रेंड्स, ये 64 BPSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्या है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मेहरगढ़। बात की जाए मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेटिक युग कहा जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ताम्रपाषाण युग को। तो ताम्रपाषाण युग को कैलकुलेटिक युग कहा जाता है। बात की जाए ताम्रपाषाण युग की, तो ताम्रपाषाण युग जो होता है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका आंसर है पक्की ईंट से बने इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। अगर फ्रेंड्स ये ऑप्शन में नहीं रहे तो नगर नियोजन भी हम मान सकते हैं, नगर नियोजन भी हम टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का एक बंदरगाह है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, लोथल। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन है, लोथल है। लोथल जो है फ्रेंड्स ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है बनावली। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर है VA स्मिथ। तो VA स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे। बाकी सब जो RD बैनर्जी, KN दीक्षित और MS वत्स, ये तीनों ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा का जो खोज हुआ है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ है और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी के द्वारा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले।
बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लें। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो इसका आंसर है पुरुषनी। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरुषनी है ये है रावी नदी, वर्तमान में ये रावी नदी है। और ये जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ है ये जो भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ है, जिसमें कि भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर है 9वां मंडल। तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और जो 9वां मंडल है उसमें कुल 114 मंत्र है जो सोम को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आपको तुरंत मैंने बताया, इसका आंसर है सोम और स्पेव पर नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उसका आंसर है ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है। बात की जाए इसके रचनाकार क्या, तो इसकी रचनाकार है विश्वामित्र। और ये जो गायत्री मंत्र है ये तृतीय मंडल से वर्णित है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है वैश्विक। तो वैश्विक जो है भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी का जन्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली में हुआ है। ठीक है, और जो महावीर की पत्नी का नाम फ्रेंड्स क्या है? तो महावीर पत्नी नाम है यशोदा और इसके पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर के बचपन का नाम की बात की जाए तो फ्रेंड्स बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो थे गायत्री कुल के सरदार। और माता जो थी त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बात की जाए फ्रेंड्स महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाता है, वहाँ पर हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? मैंने तुरंत आप सभी को बताया कि पावापुरी में हुई है। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी, जो कि राजगीर के नाम से जाता है, हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर है जमाली। तो भगवान महावीर के जो शिष्य थे वो जमाली थे, जो उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे और इनके अनुयायी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है 14 पूर्व। तो निम्नलिखित में से 14 पूर्व जो है जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है उपदेश। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, ये भी याद रहे। और बात की जाए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, ये भी याद रखें। फ्रेंड्स इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है महावीर निष्क्रमण, जिसे कहते हैं गृह त्याग। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है, जहाँ जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इस तीनों क्वेश्चन टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ये तीनों क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें। और मैं तीनों को डिटेल से समझा दिया, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्या है? बौद्ध। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? तो इसमें है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक जो होता है संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षाएं इससे प्राप्त होती हैं। सूत पिटक जो होता है महात्मा बुद्ध के वचन से संबंधित है। और अभिधम पिटक जो होता है वो दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। ये तीनों ही पिटक त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर है आत्मदमन। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मदमन धर्म में समानता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर है पंचम। ठीक है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो पंचम पीढ़ी का वंश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो इसका आंसर है आजीविकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? मखली गोशाल। तो इसका आंसर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। ठीक है फ्रेंड्स। तो और भी बहुत सारे संप्रदाय और संस्थापक थे, चलिए मैं उन्हें बता देती हूँ। घोर अक्रियावादी के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। ठीक है। भौतिकवादी के संस्थापक थे प्रकुद कच्चायन। और अनिश्चयवादी के संस्थापक थे संजय विट्ठलपुत्र। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है उदयन। ठीक है। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ये भी याद रखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर तुरंत मैंने बताया था, उदयन ने किया था। ठीक है। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? सेम आंसर है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? उदयन होगा। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, इसका आंसर क्या होगा? उदयन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है लिच्छवी। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली जो था वो बौद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है फ्रेंड्स। और लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे, ये भी याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी फ्रेंड्स कौन सी थी? राजगृह या गृहब्रज, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 30, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर था हर्यक। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक था। और फ्रेंड्स हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार थे। ठीक है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? तो इसका आंसर था विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और बात की जाए एलियन और प्लूटार्क ने, तो एलियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस से वर्णित किया था। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले, इसलिए आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करें जितने फैक्ट्स मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का जो समकालीन शासक था, तो सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रियस, ऑस्ट्रियोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। तो विदेशी लेखकों ने मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी, जो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इंडिका का लेखक कौन था? तुरंत मैंने बताया मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त राज्य सभा में भेजी गई यूनानी राजदूत था, ये भी याद रखें। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था फ्रेंड्स? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। और जो ये बृहदर्थ की हत्या उनके ही सेनापति किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, किस अभिलेख ने रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका आंसर है खारवेल। ठीक है, तो जो जैन धर्म के प्रति जो थे वो खारवेल का ज़्यादा झुकाव था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका आंसर है महामेघवाहन वंश से। ठीक है, तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, इस वंश का नाम किस वंश के नाम पर रखा गया है? तो महामेघवाहन वंश के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल। ठीक है, जिसका जो इतिहास होता है, जिसका जो अध्ययन होता है वो किस अभिलेख में मिलता है फ्रेंड्स? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त को। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, गुप्त सम्राट जिसे कि हुणों को पराजित किया, तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त। तो हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, चीनी यात्री सयुग्न ने भारत की यात्रा कब की थी? तो कब की थी फ्रेंड्स?
515 से 520 के बीच। तो चीनी यात्री सयुग्न की जो भारत की यात्रा हुई थी 518 ईस्वी में भारत की थी। इन्होंने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो कौन की था? ह्वेनसांग ने किया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो थे भारत की यात्रा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या था? राजतरंगिणी। तो कल्हण के पुस्तक का नाम जो था राजतरंगिणी था। और ये जो राजतरंगिणी था इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर है बिहार। तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है नान्यदेव। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। ये जो थे एक महान योद्धा थे। ठीक है फ्रेंड्स, और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था, ये भी याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जाए फ्रेंड्स कर्नाट वंश की, तो कर्नाट वंश का शासन काल जो है मिथिला का स्वर्ण युग भी कहलाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है हरि सिंह। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, जो कि कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। ठीक है, इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? तो पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देख लें। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। तो धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है कश्मीर। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसके फ्रेंड्स चार बौद्ध सभा हुए थे। तो कौन कौन से हुए थे ये मैं बता देती हूँ। प्रथम बौद्ध संगति फ्रेंड्स कहाँ हुए थे? राजगृह में हुए थे, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, और इसके शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है राजगीर में। मैंने आपको बताया पहले ही कि प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व राजगृह किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इस समय पहली बौद्ध संगति जो हुई थी, इसके समय जो थे अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे समृद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। इनका क्या आपको इनका सुमेल करना है। तो इसका चलिए सुमेल करते हैं। तो जन्म, तो फ्रेंड्स आप सभी बताइए, तो जन्म जो कहाँ हुआ है? ये हुआ है लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति फ्रेंड्स कहाँ हुई है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रथम प्रवचन, मैंने आपको बताया था कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में पाली भाषा में दिया गया है। और निधन फ्रेंड्स कहाँ हुई है? तो निधन हुई है कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें।
बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, ये भी याद रखें। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर जो था वहाँ पर क्या हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये भी याद रखें। मृत्यु की बात की जाए तो फ्रेंड्स कुशीनगर देवरिया में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये भी याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है कनिष्क। तो गौतम कनिष्क के शासन काल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को जो है हीनयान और महायान 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया था। आप सभी को पता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी और इसमें 2 संप्रदाय का विभाजन हुआ था जिसका नाम था हीनयान और महायान। ठीक है, इसी देवता में गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान मिला था। ठीक है, और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी फ्रेंड्स ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और बात की जाए अध्यक्ष की तो वसुमित्र जो थे इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर है वैशाली। ठीक है, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वैशाली में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो इसका आंसर है जहांगीर। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। ठीक है, जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत ही कुशल पारखी था। ठीक है, इनको चित्रकला का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और इसी समय जो इनके ही शासन काल में चित्रकला जो था वो प्रमुख शीर्ष पर था, ये भी याद रखें। और इनके ही काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। 16 महाजनपद की सूची कहाँ से उपलब्ध होती है? तो अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। और फ्रेंड्स ये जो 16 महाजनपदों की सूची जो अंगुत्तर नहीं है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बात की जाए जैन धर्म में तो कल्पसूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ये बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री जो था फ्रेंड्स वेनसैंग जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, इसी के समय और यही बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ही आया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो मनसबदारी व्यवस्था जो थी मध्यकालीन भारत में सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य के महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था, इसके जो वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो बिंबिसार थे, ये भी याद रखें।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर है मौर्य वंश। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, जिसके संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए आगे देख लें। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताया था मैंने, गिरिब्रज और राजगृह थी उसकी प्रथम राजधानी थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर है विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त के जो कृति है वो है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देख लें। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर है घनानंद। तो मगध का घनानंद जो थे वो राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो ये जो था किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ था। तो बिहार के पटना में समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हड़हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था, तो इसका आंसर आप कीजिएगा लकड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है शिवाजी। तो शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था, जिसका मतलब होता 8 मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संस्थापक जो थे वो मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो दक्षिण भारत की विजय को प्राप्त किए थे। ठीक है, इसी को कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था, वो कौन से अभिलेख है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में नहीं था, सम्मिलित नहीं था। ठीक है, और द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि भारत में अशोक का अधिकार कौन कौन से राज्य में था? तो चोल में था, पांडे में था, सतीपुत्र में था, केरल पुत्र में था, ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। तो अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो था पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 255 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके शासन काल में की गई थी? अशोक के शासन काल में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो मोखलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर है पाली। तो अशोक के शिलालेख में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसके जो प्रथम जो उपदेश थे फ्रेंड्स, ये भी पाली भाषा का ही उपयोग उसमें भी किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर है खरोष्टी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा था फ्रेंड्स? इसमें कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान एवं धार्मिक सहनशीलता। ये जो थे तीनों ही मूल संदेश थे, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका आंसर है भाबड़ू स्तंभ। तो भाबड़ू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर है प्रियदर्शी। तो अशोक के अपने अभिलेखों में अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसको देवनाम प्रिय या देवना प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखें। बात की जाए फ्रेंड्स पुराणों में, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें से राजनीतिक जो नीतियाँ होती है ये मुख्य बातें हैं इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर है राजनीतिक नीतियाँ में, ठीक है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर है 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो कौन कौन सी श्रेणी है फ्रेंड्स? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है किसमें? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में, ठीक है। चलिए आगे देख लें। क्वेश्चन नंबर 82। पैरालिप्स ऑफ द इर्थियन सी किसने लिखी है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पैरालिप्स ऑफ द इर्थियन सी एक ग्रीक रोमन पैरालिप है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से जो है नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के अनाम नाविक ने लिखा था, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो है भारत से आयात और निर्यात की जाने वस्तुओं का उल्लेख मिलता है इसमें पैरालिप्स ऑफ द इर्थियन सी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका आंसर इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्थापना हुई पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई है फ्रेंड्स, वो ये गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है। और किसने की है? उदयन ने की है। और ये जो पाटलिपुत्र जो है इसको सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो बनाई है वो बनाई है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई है। इसमें अगर फ्रेंड्स उदयन रहता तो आप उदयन टिक करते, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य सही है, ठीक है। आगे देख लें। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो इसका आंसर है वीमा कदफिसेस, ठीक है। तो वीमा कदफिसेस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है।
ठीक है। और ये जो वीमा कदफिसेस है फ्रेंड्स, ये कुषाण शासक है, ये भी याद रखें। आगे देख लें। कला की गांधार शैली निम्न किसके समय में फली फूली? तो किसके समय फली फूली फ्रेंड्स? कुषाणों के समय। तो कुषाणों के समय कला की गांधार शैली जो है निम्न रूप से ये फली फूली। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर है कण्व वंश। तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा जो था मार डाला गया, और इसी कारण जो था शुंग वंश के बाद कण्व वंश की नींव डाली गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया है। आगे देख ले। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर है गुप्त काल। तो नगरों की क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। ठीक है। तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश जो थे मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर है उपज का छठा भाग। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व का था उपज का छठा भाग। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर है हिंदू यूनानी लोग। ठीक है। तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी लोग की अत्यधिक देन थी। आगे देख लें। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो थे वो पहली बार उन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर है नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इसने क्या किया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है। ह्वेनसांग जो था वो 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा, और भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर, ठीक है, वो कब लौटा? 645 में लौटा था। किसका अध्ययन करके? नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करके। ठीक है। और भारत में बौद्ध धर्म को एकत्र करके वो कहाँ गया? वापस चीन पहुँच गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी भ्रमण वृत्तांत की बात की जाए तो इसके भ्रमण वृत्तांत जो है CU नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कि 138 देशों का विवरण मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका आंसर था मथुरा। ठीक है, तो ह्वेनसांग में भारत की यात्रा में सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो मथुरा था। आगे देख लेते हैं, कवि बाण निवासी था, किसका निवासी था? पाटलिपुत्र का निवासी था। तो ये जो बाण है मतलब बाण भट्ट जो है ये कौन, बाण भट्ट जो थे वो कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये क्या थे? ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। और ये जो बाण भट्ट है हर्षवर्धन, कादम्बरी, चंडी शतक सारी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री इत सिंह जो थे वो 671 या 672 इसी के बीच में जो थे वो बिहार का भ्रमण किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चीनी यात्री जो थे वो 7वीं शताब्दी में के अंत में जो थे वो भारत आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय में जो थे भारत का वर्णन किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो इत सिंह थे वो कौन सी शताब्दी में भारत आए थे, तो आप आंसर कीजिएगा कि 7वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चीनी यात्री फायान जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में क्या किया है फ्रेंड्स? वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। और ये कितने वर्षों तक फ्रेंड्स भारत में रहा था? तो 14 वर्षों तक भारत में रहा था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो कुमारगुप्त थे ना इनको जो है महेंद्र द्वितीय की भी उपाधि मिली है, ये भी याद रखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख ले। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बालपुत्र देव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 104। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? क्या था? मुसलमान। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो थे वो बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। ठीक है, और यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। इसलिए जो थे ये जो बख्तियार खिलजी थे ये मुसलमान थे, तो इनके जो विनाश के कारण इनका आंसर जो है मुसलमान ही सही होगा। आगे देख लें। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा 950 से 1050 के बीच बनाए गए थे। ठीक है, और खजुराहो मंदिर फ्रेंड्स कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, ये भी याद रखें। आगे देख लें। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। बात की जाए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो ये जो है भागलपुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे देख ले। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है कंदव। तो निम्नलिखित में राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो इसका आंसर है कंदव। बाकी सब चेर, चोल और पांडे ये सभी जो है संगम साहित्य में इनका उल्लेख है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 108, संगम युग में उरेरू किस लिए विख्यात था? तो किसके लिए विख्यात था फ्रेंड्स? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो संगम युग में उरेरू जो थे वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 109, मुद्र राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है विशाख दत्त। तो मुद्र राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। फ्रेंड्स, इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है चंद्रवरदई। तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि चंद्रवरदई ने पृथ्वीराज रासो की स्थापना की है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है भास। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भास। आगे देख लें। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर है कालिदास। तो कुमार संभवम महाकाव्य की रचना जो थी वो कालिदास ने की थी। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, और जिसमें कि प्रकृति चित्रण तथा कृत्य की जन्म तथा कथा वर्णित है। ये इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो इसका आंसर है मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो पाली भाषा में लिखित बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यमन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें कि व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। आगे देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। तो हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स। एक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है गोपुरम। तो दक्षिण भारतों के मंदिर के आकर्षक द्वार गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा 38वीं बीपीएससी से 66 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि 116 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी को डिस्कस करवाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो फ्रेंड्स आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपने वीडियो को पूरा देखा हो। तो इसी तरह वीडियो के साथ बने रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।